हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। अपने अब तक कर चुके हैं 1947 का अधिनियम अपने कंप्लीट कर लिया है संविधान के अंतर्गत। और संविधान के विकास की अगर बात करें तो अपना कंप्लीट हो चुका है संविधान का विकास। अब अपने आगे बात करते हैं कि हमारा जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, हमें स्वतंत्रता मिली और हमारे संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। और संविधान निर्माण करने के पश्चात हमारे पर जो राष्ट्रपति हैं, प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर बात करें अपने प्रधानमंत्री की तो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से हमारा संविधान है वो बनकर तैयार हो गया। और समय की बात करें तो हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तो समय की अगर बात करें हमारे संविधान के समय लगा इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इतने दिन का समय है वो लगा हमारे संविधान को पूरा बनने में। यह आपने अपने पहले भी कर चुके हैं कि हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन हमने लागू अंशतः तो लागू इस दिन हो गया था। अंशतः मतलब 16 अनुच्छेद है वो इस दिन लागू कर दिए गए थे। लेकिन पूर्णतः यह लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को यह पूरी तरह से लागू कर दिया गया हमारे संविधान को। और अब अपनी बात आती है कि हमारा संविधान जो लागू हुआ उसका हमारे संविधान का जो नाम रखा गया भारत का संविधान, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? यह कहाँ लिखा हुआ है कि हमारे संविधान के लिए कहा जाता है कि भारत का संविधान, मतलब इसका एक संक्षिप्त नाम जो है वो कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है भारत के संविधान संक्षिप्त नाम जो मिलेगा हमें अनुच्छेद 393 में। अनुच्छेद 393 के तहत हमें मिलता है कि हमारे संविधान का जो संक्षिप्त नाम है वो है भारत का संविधान। इसके अलावा इसका वर्णन कहाँ मिलता है कि हमारे जो 16 अनुच्छेद है वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे और बाकी जो अनुच्छेद शेष रह गए हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इसका वर्णन अपने को कहाँ मिलता है? तो इसका मिलता है अनुच्छेद हमारे संविधान के अनुच्छेद 394 के तहत। अनुच्छेद 394 में यह वर्णन मिलता है कि हमारा संविधान में 16 अनुच्छेद पहले लागू हुए थे, उसके बाद जो बच गए हैं शेष हैं वो हमारे लागू हुए 26 जनवरी 1950 को। 16 का वर्णन आपने पहले भी कर चुके हैं कि ये 16 अनुच्छेद कौन कौन से थे। उनमें मुख्य आते हैं अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 जो नागरिकता से संबंधित आते हैं। उसके अलावा अनुच्छेद 60 जो राष्ट्रपति की शपथ के बारे में आता है। उसके अलावा अनुच्छेद 324 जो निर्वाचन से संबंधित आता है। उसके अलावा 366, 367, उसके अलावा 379, 380, 388 एंड उसके बाद 391, 92 और 93। ये जो अनुच्छेद हैं इनका वर्णन जो आता है कि हमने निर्णय लागू कर दिया था। ये 16 जो अनुच्छेद थे इनको हमने कहाँ लागू किया? 26 नवंबर 1949 को। और बाकी जो भी अनुच्छेद हैं वो हमने लागू किए 26 जनवरी 1950 को। तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। अनुसूचियों की बात करें तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन शुरुआत में यह 8 ही थी जब हमारा संविधान लागू हुआ था। तो उसके बाद 4 अनुसूचियां हैं वो और जोड़ी गई हैं और इनके बारे में अपने अलग से पढ़ेंगे कि अनुसूची कब जोड़ी गई, कौन सी जोड़ी, कौन से सन में जोड़ी गई। लेकिन उससे पहले अपने शुरू करते हैं आज की क्लास के अंतर्गत
कि हमारा संविधान अब बनकर तैयार हो गया है, उसे लागू कर दिया गया है। उसके अलावा अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है, वो है उद्देशिका या प्रस्तावना, क्योंकि हमारा संविधान की आत्मा मानी जाती है या अभिन्न अंग माना जाता है प्रस्तावना को, क्योंकि प्रस्तावना के बिना संविधान को अधूरा माना जाता है। जिस तरह सुभाष कश्यप के ने उनका मिलता है, उन्होंने कमेंट किया, टिप्पणी की है कि हमारे संविधान अगर एक आधारशिला है तो संविधान उसके ऊपर खड़ी अटालिका के समान है। तो इस तरह से इसका वर्णन है वो किया गया हमारी प्रस्तावना, या जिसे उद्देशिका भी कहते हैं। तो अपने उद्देशिका को लेकर चलें। तो उद्देशिका कहाँ से लिया गया है, उसकी भाषा कहाँ से ली गई है, उसका प्रारूप कहाँ से लिया गया है, उसके एक एक शब्द का अपने अर्थ समझेंगे कि उसमें जो भी अपने शब्द मिलेंगे उनका क्या अर्थ है। और यह महत्वपूर्ण भी है क्योंकि हमारे आगामी जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनमें किसी में भी ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अब ये क्रेज चल रहा है कि हर शब्द का बहुत गहराई से पूरा वर्णन है वो पूछा जा रहा है। तो अपने पूरी गहराई से करेंगे, हर शब्द का विश्लेषण करेंगे। तो पहले अपने बात करते हैं उद्देशिका की। तो उद्देशिका की अगर बात करें, अपने उद्देशिका या जिसको अपने प्रस्तावना भी कहते हैं, उद्देशिका या प्रस्तावना, इसकी अगर भाषा की बात करें तो भाषा हमने कहाँ से ग्रहण की है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की है। प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार हमने ग्रहण किया है यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने इसका विचार है वो ग्रहण किया है। इसके अलावा इसका प्रारूप और इसके नाम की अगर बात करें, उद्देशिका नाम इसका क्यों पड़ा या इसका प्रारूप हमने कहाँ से ग्रहण किया, उसकी अगर बात करें तो प्रारूप हमने लिया है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा में। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था संविधान सभा में। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर इसका प्रारूप बना हमारी उद्देशिका, और इसीलिए इसका नाम है वो भी उद्देश्य प्रस्ताव के नाम पर उद्देशिका है वो रखा गया। मतलब इससे स्पष्ट नाम से ही पता चलता है कि प्रस्तावना क्या वर्णन करती है। अपने केवल मात्र संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को पढ़ लेने से ही हमें यह पता चल जाता है कि हमारे जो संविधानवेता थे, जो राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, उनका उद्देश्य क्या था, उनका लक्ष्य क्या था। मतलब ये जो हमारा संविधान है ये किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, उसका उद्देश्य बताती है कौन, हमारी संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। यह हमें आईना दिखाती है कि हमारा संविधान किस रूप में बना हुआ है, इसमें क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, किस दिशा में जा रहा है हमारा संविधान। तो वो सारे आईने दिखाने का काम कौन करती है, वो हमारी उद्देशिका है या प्रस्तावना है वो करती है। तो इस तरह से यह 13 दिसंबर को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था उसी को प्रारूप में लेते हुए इसका निर्माण है वो किया गया, और इसका नाम भी इसी के नाम पर पड़ा, उद्देशिका। अब अपने बात करते हैं कि जो ये प्रस्तावना है इसमें अब तक कितनी बार परिवर्तन किया जा चुका है, या क्या परिवर्तन किया है या परिवर्तन हुआ ही नहीं है, इसके बारे में देख लेते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में अब तक 1 बार परिवर्तन हुआ है। 1 बार परिवर्तन किया गया, 1 बार संशोधन हुआ है इसके अंदर, और
वो संशोधन हुआ कब था? तो वो संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 1976 में संशोधन किया गया था, जिसके अंदर 3 नए शब्द जोड़े गए थे। और वह शब्द कौन कौन से थे? पहला था समाजवाद, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, यह हमारे संविधान की प्रस्तावना में पैरा 1 पहले पैरे में जोड़े गए थे। और एक आता है अखंडता, यह शब्द हमने जोड़ा था 6 पैरा, 6ठे पैरे में जोड़ा गया था। मतलब हमारे संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार ही संशोधन किया गया है। वो 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जो है पहले पैरे में आता है प्रस्तावना में, और जो अखंडता शब्द है यह हमारे 6ठे पैरे में आता है। तो इस तरह से ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में। और 42वां संविधान संशोधन की अगर बात आती है तो हमारा अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन माना जाता है 42वां, क्योंकि इसके अंदर बहुत नए अनुच्छेद है वो जोड़े गए थे, बहुत नए उपबंध है वो जोड़े गए थे। और इसीलिए इसे मिनी संविधान या छोटा संविधान का रूप भी अपने कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन है वो हुए थे। अब तक का यह सबसे बड़ा संविधान संशोधन माना जाता है 42वां 1976 में हुआ था। उसके बाद आता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी गया है कि हमारा जो संविधान है इसकी प्रस्तावना को हमारे संविधान का भाग माने या ना माने, यह संविधान से अलग है या इसी का भाग माना जाता है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, और इसके अलावा यह न्याय योग्य है या नहीं। ये क्वेश्चन उठते हैं, अपने प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसके बारे में विचार आते हैं। तो इन सभी का अपने उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? दूसरा क्वेश्चन बनता है क्या यह न्याय योग्य है? आप अपने उत्तर है, जवाब है कमेंट बॉक्स में दें नीचे। अगर आपका पढ़ा हुआ है पहले से तो इसका जवाब ज़रूर दें कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या यह न्याय योग्य है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है। कि हमारी जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया जा सकता है, क्या यह न्याय योग्य है या नहीं है, और यह हमारी प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन मुख्य इस पर बन सकते हैं। तो अपने पहला देखते हैं कि इससे संबंधित कुछ केस आते हैं। पहला आता है 1960 का बेरूबारी, इंद्री बेरूबारी मामला। यह वैसे पाकिस्तान को एक स्थान, बेरूबारी जो स्थान आता है उसको सौंपा गया, पाकिस्तान को सौंपा गया था, इसीलिए इसके बारे में यह केस आता है और इसी में प्रस्तावना का वर्णन भी मिलता है। और इस केस में यह मामला जो हुआ बेरूबारी मामला 1960 में, इसके अंतर्गत हमारे जो प्रस्तावना है इसको संविधान का भाग नहीं माना है। इसको इस मामले में 1960 में संविधान का भाग नहीं माना है प्रस्तावना को। और इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी मतभेद उत्पन्न हो जाए संविधान में किसी भी अनुच्छेद में, तो
उसके लिए इसकी सहायता जरूर ली जा सकती है, प्रस्तावना की अपनी सहायता ले सकते हैं, उसका देखने के लिए, उसका वर्णन देखने के लिए ये क्या कहना चाहता है। तो इसीलिए कोई भी मतभेद अगर हो जाए किसी अनुच्छेद के बारे में संविधान में, तो उसके लिए सहायता जरूर ली जा सकती है प्रस्तावना की। यह आईने के रूप में काम करेगा हमारे, लेकिन इसे अपने संविधान का भाग नहीं कह सकते। ये बेरुबारी मामला है वो कहता है। उसके बाद एक मामला आया 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस मामले के अनुसार इस मामले में कहा गया कि जो हमारे प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है। मतलब बेरुबारी को के मामले में कोर्ट ने सुनवाई की थी, तो उसमें जो निर्णय दिया था उसको पलट दिया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले, इसमें निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। किंतु यह न्याय योग्य नहीं है। और इसी मामले में यह भी कहा गया कि अपने संविधान में भी अगर परिवर्तन करना चाहें तो किसी भी अनुच्छेद में अपने परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूल सिद्धांतों में परिवर्तन अपने नहीं कर सकते। मतलब मूल सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा अगर मूल सिद्धांतों को छोड़कर कोई भी अगर संशोधन करना है तो संविधान में किया जा सकता है। और संशोधन की बात आती है तो नाम आता है संसद का। हमारे संविधान में संशोधन केवल कौन कर सकता है? वो कर सकती है संसद, चाहे वो साधारण बहुमत से करे या विशेष बहुमत से, लेकिन संशोधन करने का अधिकार है वो केवल संसद के पास होता है। उसके बाद एक मामला आता है, एक मामला आया था वो था गोलकनाथ। गोलकनाथ केस की अगर बात करें, उसके अंदर ये पंजाब राज्य से संबंधित केस आता है। तो इसके अंदर यह सुनवाई की गई तो इसमें एम हिदायतुल्ला ने सुनवाई की थी। ये मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के। तो एम हिदायतुल्ला की अगर बात करें अपने, तो एम हिदायतुल्ला जो हैं, इनका भी जिक्र आता है कि यह भारत के ऐसे एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति है वो नियुक्त किया गया था। तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति है वो भी नियुक्त हो चुके हैं, एम हिदायतुल्ला। तो इन्होंने सुनवाई करते हुए एम हिदायतुल्ला ने गोलकनाथ के मामले में यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो ये ध्यान रखना, ये किसने कहा कि प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है? तो वो कहा था एम हिदायतुल्ला ने, जो मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के। उसके अलावा एक और जो अपने संविधान निर्माताओं की बात करें तो उनमें आते हैं के एम मुंशी। के एम मुंशी जी ने कहा हमारी प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली की संख्या है इसको दी थी
KM मुंशी ने हमारे संविधान की प्रस्तावना को। तो इस तरह से प्रस्तावना के बारे में काफ़ी वर्णन मिलता है, टिप्पणी मिलती है कि ये वो जो हमारे राजनेताओं ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसके बारे में टिप्पणी की है। तो उसके बाद अपने ये तो देख चुके हैं कि कितनी बार संशोधन किया गया है और ये हमारे संविधान की भाग है या नहीं, इसमें चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट अब अपने शुरू करते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिया क्या है, उसके वर्णन पढ़ते हैं, एक एक शब्द की व्याख्या करते हैं अपने। तो हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है वो शुरू होती है, हम भारत के लोग। मतलब इसके अंदर शुरुआत में कहा गया कि हम भारत के लोग, मतलब जितनी भी जनता है पूरे देश की, सभी नागरिक मिलकर हम भारत के लोग, कि हम जो संविधान का निर्माण कर रहे हैं यह कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, कुछ समूह मिलकर नहीं कर रहा है, हम पूरे भारत के जो लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, वो सभी मिलकर है वो कर रहे हैं। तो इसीलिए यह स्टार्टिंग यहीं से होती है कि हम भारत के लोग, कि भारत के सभी लोगों को हमारा संविधान एक संगठित रूप में, एक संघ के रूप में लेकर चलता है। उसके बाद हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब कि हमारे देश के प्रभु कौन है, हम ही हैं। हमारे देश के मालिक कौन है, हम ही हैं। कि हमारा संप्रभु हमारा ही है, किसी और देश का नहीं है। कि हमारी आंतरिक और बाहरी शक्तियां, हमारे देश के अंदर जो हमारे आंतरिक और बाहरी प्रशासन करने की जो शक्तियां हैं वो किसके पास है, हमारे पास ही है, किसी दूसरे देश के पास नहीं है। अपने स्वतंत्र हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटेन सरकार जो थी उनका नियंत्रण था, प्रशासन हमारे ऊपर था। लेकिन जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारे संविधान का निर्माण हुआ, तो अपने स्वतंत्र हो गए हैं, हमें अपना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न माने गए हैं। क्योंकि हमारे जो सभी आंतरिक और बाहरी जितने प्रशासनिक नियंत्रण है वो किसके हाथ में है, हमारे हाथ में है, जनता के हाथ में है। तो इस तरह से संपूर्ण प्रभुत्व मतलब हो गया कि आंतरिक और बाहरी संपूर्ण नियंत्रण भारत का हमारे हाथ में ही है। उसके अलावा समाजवाद, यह बाद में जोड़ा गया, आपको बता दिया 42 में संविधान संशोधन 1976 के बाद जोड़ा गया। समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद वैसे दो प्रकार का होता है, साम्यवादी और एक होता है लोकतंत्रवादी। और हमारे देश का जो संविधान है वो कैसा है, समाजवाद। मतलब समाजवाद कैसा है, हमारा लोकतंत्रवादी है, मतलब लोगों का तंत्र माना जाता है, सभी के लोग समान लेकर चलता है यह समाज, तो समाजवादी माना जाता है, साम्यवादी नहीं माना जाता इसको। समाजवाद का अर्थ यहाँ पर यह है कि हमारे जो भी भौतिक संसाधन है, हमारे भौतिक संसाधन का केंद्रीकरण नहीं है। मतलब हमारे जो भौतिक संसाधन है वो किसी कुछ लोगों के हाथ में ही नहीं है। हमारे जो भी भौतिक संसाधन है देश के, वो विकेंद्रीकृत है, सभी को बांट कर दिए गए हैं, सभी में विभाजित है, कोई भी इसका यूज कर सकता है। तो इसलिए इसका केंद्रीकरण नहीं है एक पास, तो ये पूरे समाज के लिए ही स्वतंत्र है। तो इसीलिए इसे कहा जा सकता है लोकतंत्रवादी समाजवाद है हमारा देश का। तो यह भी हमारी प्रस्तावना में ही दिया गया। समाजवाद के बाद आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि हमारा जो देश है इसमें कोई भी अपना राज्य धर्म नहीं है। हमारा राज्य धर्म नहीं है, मतलब यहाँ पर केवल एक धर्म को संरक्षण नहीं दिया जाता, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता है, समान रूप से पूजे जाते हैं। तो सभी धर्मों को समान रूप में माना गया है। हमारे मतलब कोई भी
देश का कोई राज्य धर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह अलग से धर्म माने हो, सरकार उसको संरक्षण नहीं दे रही है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर कोई राज्य धर्म नहीं है अलग से, तो इसीलिए हमारा देश है वो पंथ निरपेक्ष राज्य है माना जाता है। और लोकतंत्रात्मक, नेक्स्ट आता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का अर्थ है कि यहाँ पर जनता का शासन है, कि हमारे जो भी बड़े मतलब संसद के अगर सदस्य हैं वो भी तो चुने जाते हैं, किसके द्वारा? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो लगभग जो प्रतिनिधि हैं हमारे जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, जो हमारी सरकार चला रहे हैं। तो लोकतंत्रात्मक का मतलब है, जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता के लिए जनता द्वारा शासित, मतलब यहाँ हमारे देश का जो शासन है वो कौन चला रहा है? यह शासन जनता का ही है, जनता के लिए ही है और जनता द्वारा ही चलाया जा रहा है। तो इसीलिए हमारे देश को यहाँ पर लोकतंत्र माना गया है, लोकतंत्रात्मक शासन है यहाँ का हमारे देश का। और उसके बाद आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, नाम आता है हमारी प्रस्तावना में। तो गणराज्य का अर्थ क्या है? गणराज्य मतलब हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, हमारा सर्वोच्च जो मुख्य है राष्ट्राध्यक्ष माना जाता है, प्रथम नागरिक माना जाता है जिसे, वो है राष्ट्रपति। तो हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है, मतलब वो वंशानुगत नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे राजा का बेटा ही राजा बनता है, तो उस तरीके का हमारे यहाँ पर नहीं है। जैसे राष्ट्रपति का बेटा अगर राष्ट्रपति बनेगा तो वो हो जाता है वंशानुगत शासन, तो वो हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है। हमारे देश का कोई भी आम नागरिक राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो इसीलिए सभी यहाँ पर स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तो इसीलिए हमारा देश जो है वो गणराज्य है। उसके बाद आता है उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमारा जो प्रस्तावना है वो हमें 3 प्रकार का न्याय का वर्णन करती है। पहला सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात करती है हमारी प्रस्तावना जो है, कि हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 स्तरों पर न्याय मिलेगा, समान रूप से मिलेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। मतलब हमें यहाँ पर न्याय जो मिल रहा है इन सभी का, यहाँ पर तो सिर्फ हमें वर्णन मिला है कि इसमें न्याय कितने प्रकार का मिलेगा, समानता कितने प्रकार की मिलेगी, लेकिन इन सब की व्याख्या की बात करें तो वो हमें मिलती है मूल अधिकारों में, नीति के निर्देशक तत्वों में और मूल कर्तव्यों में। इस तरह से आगे चलकर हम अपने इनकी व्याख्या पढ़ेंगे। लेकिन इसका जो मुख्य एक आईने की बात कर रहे हैं अपने, कि आईना देख रहे हैं अपने हमारे संविधान का, तो आईने के रूप में यहाँ पर अपने को मिलता है कि 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता की बात करें, कौन कौन सी स्वतंत्रता मिलती है? वैसे तो अपनी स्वतंत्रता की बात करेंगे तो हमारे मूल अधिकारों में भी अपनी स्वतंत्रता का वर्णन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें प्रस्तावना में हमें मिलती है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमें मिलती है इस प्रस्तावना के अनुसार। विचार मतलब हमारे मन में कोई भी विचार आ रहा है तो वो हम विचार ला सकते हैं अपने मन में। उसके अलावा बात करें अभिव्यक्ति, मतलब विचार आ रहा है उसको बाहर प्रकट करने की स्वतंत्रता भी अपने को इसी प्रस्तावना में वर्णन मिलता है। और मूल अधिकारों में भी अपने पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 के तहत।
उसके बाद विश्वास, अपने कैसे ही विश्वास करें, किसी पर करें तो वो अपने खुद पर डिपेंड करता है, हम स्वतंत्र हैं। धर्म, कोई भी धर्म मानने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है। और उपासना, हम किसी की पूजा करें, किसी देवता को माने, किसी इष्ट देव के लिए पूजा करें तो वो उसके लिए अपने स्वतंत्र हैं। तो ये सारी स्वतंत्रताएं अपने को इस प्रस्तावना में मिलती है। उसके अलावा समता या समानता की अगर बात करें तो समता में आता है, यानी समानता अपने कितने प्रकार की मिलती है? प्रतिष्ठा और अवसर, दो प्रकार की समता या समानता हमें मिलती है। प्रतिष्ठा, हमें अपना प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत बनाए रखने का हमें अधिकार है, तो उसकी समानता हमें मिलेगी। अवसर चाहे किसी में भी हो, सरकारी नौकरियों में हो, रोजगार में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में हमें समान अवसर है वो दिया जाएगा। तो यह वर्णन भी हमें प्रस्तावना में ही मिलता है। उसके बाद था उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अपने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह हमारी प्रस्तावना है। तो हमारे बंधुत्व और भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए ही प्रस्तावना हमें कह रही है। उसके अलावा इसमें यह भी बताया गया कि हमने इसको अंगीकार कब किया? 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अंगीकार कर लिया। और हिंदी महीना है उसकी बात करें तो उसके भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अंदर वर्णन है कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को हमने इसको अंगीकार किया है। किसने किया है? नीचे ये भी वर्णन मिलता है, संविधान सभा ने किया है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर की बात आती है कि हमारा संविधान जब बना, लागू हुआ, तो उस पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर थे? तो वो थे 284 सदस्यों के हस्ताक्षर है वो उसके ऊपर थे। और जब हमारी 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था उस समय संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य मौजूद थे? तो वो थे 299 सदस्य। और जब हमारी अंतिम बैठक हुई थी जिसके अंदर हमारे संविधान को अंगीकार किया गया था, तो उस दिन कितने सदस्य थे? 284 सदस्य है वो उपस्थित थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और इसी 26 नवंबर को यादगार बनाने के लिए हमारे 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को अपने विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमारा संविधान तो लागू किया गया 26 जनवरी को, जिस दिन अपने गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन हम 26 नवंबर को हमारा संविधान तैयार हो गया था, इसीलिए उसको भी याद में रखना जरूरी था, तो इसीलिए हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। तो इस तरह से हमारे संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो वो अपने कंप्लीट हो चुकी है। जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते थे आपको बता दिए हैं इसमें। इसको अच्छी तरह रीड करें और अपने सुझाव, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।